हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप। तो मैंने पहले भी एक हाइपोग्लाइसीमिया पे वीडियो बनाया हुआ है। आज भी मैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात करूंगा, पर आज बात करेंगे रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया या फिर पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया या फिर खाना खाने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। ये हाइपोग्लाइसीमिया उस हाइपोग्लाइसीमिया से डिफरेंट है। ये उस हाइपोग्लाइसीमिया में डायबिटिक्स में जब हम इंसुलिन देते हैं या फिर OHA यानी कि ड्रग्स देते हैं शुगर को कम करने के लिए, उनकी अधिकता की वजह से या खाना खाने कम करने की वजह से या एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। पर ये जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया या फिर पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया, ये उस हाइपोग्लाइसीमिया से डिफरेंट है। ये नॉन डायबिटिक्स में होता है और ये खाना खाने के लगभग 2 से 4 घंटे के बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से नीचे आ जाता है और ब्लड शुगर कम होने के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया जब डायबिटिक्स में होता है उसमें आते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी शुगर ले लें तो उससे ये सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया या पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, काफ़ी रेयर है और इसके बारे में पेशेंट्स को, काफ़ी सारे प्राइमरी फिजिशियंस को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए ये अनडायग्नोज्ड रहता है और अनट्रीटेड रहता है और पेशेंट लगभग सारी ज़िंदगी जो है शुगर कम होती रहती है और मीठा खाता रहता है या कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता रहता है तो उससे शुगर उसकी नॉर्मल हो जाती है। तो ये सारी ज़िंदगी उसका चलता रहता है और वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स डाइट ले लेके फिर ओवरवेट होता चला जाता है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर अगर इसके बारे में सोचेंगे नहीं तो हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, पेशेंट को भी या डॉक्टर्स को भी, कि ये एक एंटिटी होती है। तो पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया में जैसे मैंने पहले बात की 70 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम हो जाता है शुगर खाने के 2 से 4 घंटे के बाद। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया में नेचुरली जब कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन अधिक होगी। तो जितने भी पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें 2 से 4 घंटे शुगर होने के बाद इंसुलिन लेवल जो है ओवरशूट कर जाती है जितनी ज़रूरत होती है और हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। कहा यह जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें इंसुलिन की अधिकता होती है। या ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा होता है, यानी इंसुलिन काम करना कम कर रही होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही होती है, जिससे बॉडी को इंसुलिन ज़्यादा बनानी पड़ती है। फास्टिंग स्टेज में तो इंसुलिन नॉर्मल रहती है, पर जैसे ही खाना खाता है आदमी तो जो इंसुलिन जितनी ज़रूरत होती है उससे ओवरशूट कर जाती है। तो जब ओवरशूट करती है तो फिर शुगर कम हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया के कारणों के बारे में। पहला कारण ये है कि पेप्टिक अल्सर में जब सर्जरी करते हैं या फिर बैरेट्रिक सर्जरी करते हैं जिसमें स्टमक का साइज़ छोटा कर देते हैं, उससे जो खाना होता है अगर उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो इंटेस्टाइन में जल्दी चले जाते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज कंपैरेटिवली नॉर्मल पेशेंट के कंपैरेटिवली जल्दी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ा देते हैं और इंसुलिन लेवल वो ओवरशूट कर जाता है और थोड़ी देर के बाद ब्लड शुगर नॉर्मल से कम हो जाता है क्योंकि इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि जब हाइपर इंसुलिनीमिया होता है यानी कि इंसुलिन ज़्यादा होता है या इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है तो उस समय जो होता है ये कभी कभी खाना खाने के बाद कुछ लोगों में इंसुलिन लेवल्स ओवरशूट कर जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स यही हैं कि आप जैसे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होते हैं, पैल्पिटेशन होते हैं, स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, घबराहट सी होने लग जाती है, शरीर कांपने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जैसे उसमें होते थे वैसे ही सिम्टम्स इसमें हैं। ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत फिजियोलॉजी के बारे में जैसे मैंने बात की उतनी सिंपल नहीं है। सब लोगों में जिनमें हाइपर इंसुलिनीमिया होता है उनमें पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया क्यों नहीं होता है ये आज तक पता नहीं चलता। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में है कि थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाएं, फैट इंटेक बढ़ाएं और कार्बोहाइड्रेट कम करें और कार्बोहाइड्रेट जो लें भी वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लें। कैफ़ीन और अल्कोहल के इंटेक को कम करिए, हाई फाइबर डाइट लें, फ्रूट जूसेस और जितने भी बेवरेजेस हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनको बंद करें और हेल्दी लाइफस्टाइल
अपनाएं। यानी कि जो चीज़ें हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में करते हैं वही चीज़ें हमें पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस में करनी चाहिए, जो कि एक पैराडॉक्स है। कुछ केसेस में ये देखा गया है एक स्टडी में कि मेटफॉर्मिन जो कि डायबिटीज़ में दी जाती है उसको देने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। मेटफॉर्मिन के पीछे हम फिजियोलॉजी के समझें। मेटफॉर्मिन इंसुलिन लेवल्स को कम करती है, यानी हाइपर इंसुलिनीमिया को कम कर देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है और सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, यानी कि जो इसके पीछे बेसिक फिजियोलॉजी है उसको ठीक करती है। मेटफॉर्मिन को देने से ब्लड शुगर लो नहीं हो सकती, ये हाइपर इंसुलिनीमिया को कम करती है। तो मेटफॉर्मिन देने से कुछ केसेस में फ़ायदा हो सकता है। एक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया पोस्ट पेरेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया में इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है हमें आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स 15 ग्राम के आसपास देने या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देने ये, और फिर हमें अपने डाइट, एक्सरसाइज और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको प्लान करना है कि किस तरह की डाइट देनी है, किस तरह की क्या एक्सरसाइज करनी है और मील प्लान्स कैसे रखने हैं, जैसे कि मैंने बताया है। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।